विपक्षी दल फिर वही आलाप आलवा रहे हैं, जातिगत विक्रमों के ऊपर ही जनगणना होनी चाहिए। लेकिन ये कि जनगणना क्यों करवा रहे हैं, इसका आधार क्या है और इसमें परेशानी क्या है और इसका फायदा क्या है। जो जातियां हैं उसमें पिछड़ा वर्ग, अगाड़े पिछाड़े ये जातियां होती हैं, तो उनमें किसका पलड़ा भारी है, किसका कमजोर है, तो इसमें किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। अधिकतर जो विपक्षी दल है वो ये चाह रहे हैं कि सरकार है वो जातीय आधारित जनगणना करवाए। इससे हमें पता लगेगा कि भाई हमारे जो समाज में है कि अब कितनी जातियां अगड़ी है, कितनी पिछड़ी है, और वो जो पिछड़ी है वो कितनी पिछड़ी है। ओबीसी, SC ST, जनजाति, आदिवासी और ठाकुर ब्राह्मण, वैसे इसकी जाति जो जनगणना है उसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये नेता कि इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। बिहार की जो राजनीति गरमाई थी और जो बिहार के चुनाव हुए थे उसके ऊपर जब जनगणना आधारित ये घोषणा हुई थी तो जनगणना करवाई गई थी, तो उसमें जो समीकरण आए थे, जातिगत समीकरण आए थे, तो चौंकाने वाले वो नहीं थे, क्योंकि है ना ये तो सबको पहले ही मालूम था कि इसमें क्या निकल सकता है। हालांकि ये नई बात नहीं है कि पहली बार ऐसा जातिगत समीकरण ये जनगणना हुई हो। इससे पहले भी हुई थी सन 1931 में। उस टाइम में जो जनगणना हुई थी उसमें और अब में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो ये पड़ा कि जो नेता थे उनके जो वोट बैंक था वो और सुदृढ़ हो गया, और उसमें लोगों को है ना ये फायदा तो पहुंचा नहीं जाति की वजह से। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आखिर भारत में ऐसे जाति वर्ण व्यवस्था कैसे हुई और इसके पीछे का कारण क्या था। जो भारत में जाति वर्ण व्यवस्था काफी पुरानी है, ये उतनी ही पुरानी है जितनी इंसान है। हालांकि जो इसमें पहले जो मनुस्मृति है उसमें यह है कि जो मनुस्मृति में सबसे पहले एक जाति व्यवस्था का ना हमें उदाहरण मिलता है, और उसमें बताया गया है जो मनुस्मृति में है 9वां खंड 335वां श्लोक, ब्रह्मणा ज्ञाश्रेयो नित्यम उत्कृष्टाम जातिम अश्रुते, यानी कि जो शरीर और मन से शुद्ध पवित्र रहने वाला उत्कृष्ट लोगों के साथ रहने वाला इंसान ही ब्राह्मण है, और ब्राह्मण वो है उच्च कोटि का, वही व्यक्ति उच्च कोटि का माना जाएगा। तो ये इसको क्या माना जाए, जाति या फिर उस व्यक्ति का श्रेष्ठ उसका कार्य बता रहे हैं, ये क्या है। आज के किसी विषय पर जनगणना आधारित समाज में उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। मैं राजेश कुमार खींची आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। जो भारत में जातियां हैं वो तो अधिकतर चार पहले मानी जाती हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये जो अभी फिलहाल जो जातियां जिसके ऊपर ये इतना आंदोलन छिड़ रहा है और वो लोग ये नेता वो कर रहे हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर उनको भगवान मान रहे हैं। हालांकि वो भगवान है ही, दलितों के भगवान है। अगर वो ना होते तो शायद इनको है ना इतना आरक्षण मिलता भी नहीं, और इनको इतना समाज में स्थान मिलता भी नहीं। उनकी वजह से ये स्थान मिला है, आरक्षण की वजह से ही ये अब तक ये पढ़ लिखे लग गए, नहीं तो वरना इसके जो समाज से पहले जो थे ना ये काफ़ी पिछड़े हुए थे। यहाँ तक कि उनको ना गांव मोहल्लों में भी है ना अच्छी तरह चलने फिरने नहीं देते थे। यहाँ तक कि उनको है ना घोड़ी पर भी नहीं चढ़ने देते थे कि उनकी इतनी औकात थी। लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इनको ये स्थान दिलाया, और ये इसलिए ये अपना भगवान मानते हैं। अब इसमें ये देखा जाए जो भारत की सर्वप्रथम जो है जाति है क्या, इसको कैसे वो परिभाषित की जाए। जाति है विशिष्ट संस्कृति, रीति और विचारधारा का पालन करने वाले वंशों का समूह, उसे जाति कहते हैं। लोगों का समूह को नहीं। लोगों तो जो आबादी है उनको नहीं मानी जाएगी, आबादी को तो गांव माना जाएगा। तो इसमें क्या है
ऐसे तो श्रीलंका में भी है जाति, अफ्रीकी देशों में भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में भी है। श्रीलंका में तमिल और सिंहली समाज व्यवस्था, जाति व्यवस्था है। अफ्रीकी देशों में रुवांडा में होतु और तुसी समुदाय है। अमेरिका में विभिन्न मूल निवासी जनजातियां हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो आदिवासी जनजाति है। अफ्रीका में इनके जो जितनी अपनी अपनी परंपराएं जनजातियों की, जैसे मासी, जुल्लू, हुतू, ये जनजातियां हैं। जापान में भी है बुरा कोमिन नामक सामूहिक जो सामाजिक समूह है वो है। लेकिन अब ये जो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो ये जनगणना होनी चाहिए, ये नई बात नहीं है, ये काफी पुरानी है, बहुत पुरानी जनगणना। ये हालांकि भारत में जब इससे पहले भी हुई थी जनगणना, वो कब हुई थी इसका भी उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख आपको पहले मैं ऋग्वेद में दे चुका हूं, जो कि मनुस्मृति में बताया गया था। उसमें ज्यादातर जातिवादी वहीं से ही शुरुआत हुई थी। जातियां मनु के जो समाज व्यवस्था बढ़ाई गई थी, मनु जो थे सर्वप्रथम मनुष्य जिनको कहते हैं, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र जिन्हें कहते हैं। और ब्रह्मा जी की पुत्री शतरूपा से उनकी शादी हुई थी, तभी से मानव जाति का ये उत्पत्ति हुई थी। अब गहराई में जाओ तो ज़्यादा बहुत डीपली बहुत वो हो जाता है कि मानस पुत्र मनु जी और उन्हीं की मानस पुत्री वो शतरूपा, तो फिर क्या संबंध हुआ, छोड़ो इन बातों को। इस्लाम में सबसे पहले आदम हवा है, तो उसमें ईसाइयों में वो आदम और ईव है, तो उन्हीं से ये बता रहे हैं। हालांकि सबका अलग अलग वो कथन है, सबका अलग अलग चार विचार है, लेकिन जो सनातन धर्म की है परंपरा वो मनुस्मृति के आधारित ही है, और इसी वजह से ये जाति व्यवस्था पनपी। इसके चार कारण हो सकते हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पारिवारिक। जो पारिवारिक तो वही सामाजिक में ही आ जाता है। जो सामाजिक अर्थव्यवस्था थी उसमें पहले जाति व्यवस्था जो थी उसी के आधार पर काम होते थे। उसी के जो क्षत्रिय थे उनका काम क्या था? अपने राज्य देश उसका रक्षा करना और उसकी शासन व्यवस्था को देखना। और जो ब्राह्मण थे वो कर्मकांड करते थे, यानी कि धार्मिक कर्मकांड, जो संस्कृति है उनको उनका वो व्याख्यान करते थे और उसका संचालन करते थे। और जो वैसे थे व्यवसाय करते थे, उसी में अपने खेती बाड़ी भी आ जाती थी और व्यवसाय करते थे, जो भी अपने व्यापार वगैरह जो करते थे। और उसके बाद शूद्र जो थे वो अपने जो इन तीनों जो ऊपर व्यवस्थाएं थी, वर्ण व्यवस्थाएं, उनकी सेवा पानी करते थे और पशुपालन, और यहाँ तक कि इसमें भी काफ़ी वो था, असमानताएं थी। कोई जो चमार, भंगी, कभी उसमें उपजातियाँ ही, तो वो उनका अलग अलग वो स्थान था और अलग अलग काम था। तो ये कर्म कांडों के ऊपर ही इनकी फिर जातियाँ स्थापित हुई, वही सामाजिक रूप ले लिया उन्होंने। जो ब्राह्मण और जो ठाकुर थे उन्होंने फिर, ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के चक्कर में फिर इन जातियों की है ना सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर इनको वो बांध दिया। और बांधने के चक्कर में फिर ये जातियां जो नहीं थी पहले, जो कर्मों के अनुसार काम करते थे, जिससे कि है ना एक दूसरे का वो संबंध था, वो संबंध ऐसा फिर धीरे धीरे विखंडित हो गया। और फिर बाद में ये जातियों से जनजातियां, वो जातियां बनती चली गई। अब पहले जो इसमें थी सबसे पहले भारत में जो थी वो ऋग्वेद में मानी गई है कि भाई वहाँ पर जाति व्यवस्था, उसकी जनगणना हुई थी। उसके बाद फिर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें इस बात को दर्शाया गया है कि जब कौटिल्य ने, जो चाणक्य सबसे पहले विद्वान व्यक्ति, जो 321 से 296 BC के लगभग माना जाता है, उसमें इन्होंने जाति के आधार पर नहीं, जनगणना के आधार पर वो उसको समाज को करा था। उसमें फिर उनका ध्येय जो था, वो ध्येय ये था कि सामाजिक तौर पे पता लगे, आर्थिक तौर पे पता लगे कि जो हमारा राज्य है, देश है, तब उसमें हमारे उसके शासन व्यवस्था पर कितना फर्क पड़ेगा, और उसी के अनुसार वो नीतियां बनाते थे। जाति जो जनगणना की बताई गई थी उसमें फिर बाद में
अकबर के शासन काल में भी फिर एक जो आईने अकबरी है उसमें भी ये उल्लेख मिलता है जनगणना का। उसमें भी ये बात थी कि लोगों को उसके परिवेश का और उसके जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक के तौर पर उसका क्या महत्व होता है, उसके अनुसार फिर वो रूल रेगुलेशन बनाए गए थे। तो ये ऐसी बात नहीं है कि भाई जनगणना पहली बार हो रही हो, यहाँ पर भी काफ़ी पहले हो चुकी है। इंग्लैंड में फिर सबसे पहले हुई थी जनगणना 1800 ईस्वी में। उसके बाद फिर यहाँ पर इलाहाबाद में हुई थी, जेम्स प्रिंसेस ने करवाई थी 1824 में। फिर 1830 में शहर ढाका की जनगणना हुई थी। 1836 में फिर जॉर्ज प्रिंस ने करवाई थी 1849 में। जो फिर 1849 में भारत सरकार के साथ जो स्थानीय सरकारें थी उसमें पंचवर्षीय ये इनको संचालन करने के लिए फिर जनगणना करवाई गई थी। उसके बाद भी जो पहली जनगणना एक आधिकारिक तौर पे जनगणना बोली जाती है जैसे, वो 1872 से शुरू हुई थी। और इसमें 1881 से फिर लॉर्ड रिपन ने, जो उनके शासनकाल में होती है 1881 में। फिर जब आज़ादी के आने से पहले यही थी जनगणना मेन। उसके बाद फिर 1911 में जनगणना करवाई गई थी 10 मार्च 1911 को, जब सब ब्रिटिश 14 प्रांतों में और देसी राज्यों में हुई थी। उसमें इनका जो जनगणना हुई थी उसमें जो थी वो ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि रूल एंड डिवाइड के हिसाब से जनगणना करवाई थी उन्होंने, कि कितने हिंदू है, कितने मुसलमान हैं, कितने दलित है, कितने पिछड़े हैं, कितने अगड़े हैं। तो उन्हीं के हिसाब से वो फिर वो चाहते थे कि निर्वाचन इलेक्शन हो। और जब ये इलेक्शन का मुद्दा उठाया गया उसके बाद में जब नेहरू जी ने इसका समर्थन कर दिया कि हाँ ये सही है, और महात्मा गांधी ने वो अनशन छेड़ दिया था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तब अम्बेडकर साहब ने भी आंदोलन छेड़ा था। तो वो बोल रहे थे कि जातिगत उन्होंने थोड़ा सा वो समर्थन किया था कि हाँ भाई इसे अम्बेडकर साहब ने समर्थन किया था कि इनका है ना उत्थान होना चाहिए, जो दलित वर्ग है उनका है ना अलग से वो चुनाव होना चाहिए, इसे है ना फिर उनका और उत्थान होगा, उनका अलग पहचान बढ़ेगी। क्यों अब ये दबे कुचले इंसान है तो इनका फिर कैसे उत्थान होगा। तो इसमें फिर लोगों को बुरा लगा, तो उन्होंने कहा कि तुम तो बंटवारा बांट रहे हो आपस में, लेकिन वो जमीनी हकीकत जो है वो नहीं जानते थे कि इससे ना क्या होगा। लेकिन अम्बेडकर साहब चाहते थे कि है ना दलितों का उत्थान हो, ओबीसी का और पिछड़े वर्गों का उत्थान हो। इसमें फिर लोगों का ना बुरा लगा। 1931 में जातीय जनगणना करवाई गई थी, तब 4147 थी। और जब फिर 2011 में करवाई गई जाति, उसमें 40 लाख जातियां मिली। 1931 में जनगणना करवाई तो 4147, और फिर बाद में 40 लाख जातियां। ये कहां से पैदा हो गई भाई इतनी जाति, ये तो अचंभा ही हो गया। वहीं 1951 से 2011 तक मुसलमानों की जनसंख्या जो थी वो थी 3 करोड़ 54 लाख। 2011 तक इनकी 386% बढ़कर 17 करोड़ 22 लाख हो गई। अब तो 20-25-3 लाख के करोड़ के ऊपर हो गई, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गई। तो ये जहाँ देखो वहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है। और वहीं हिंदुओं की जनसंख्या जो थी 1951 से लेकर, उसमें 1951 में थी 30 करोड़ 35 लाख, और 2011 में हिंदुओं की संख्या 218% बढ़कर 96 करोड़ 62 लाख हो गई। अब तो 121 करोड़ हो गए, वो तो पूरे मिलाकर हिंदू मुसलमान जैन बौद्ध फारसी सबको मिलाकर है वो, जो इतनी जनसंख्या हुई है। अब इसमें जो आरक्षण की सबसे पहले व्यवस्था करवाई गई थी, वो आरक्षण के जनक थे, जो कहते हैं आरक्षण के जनक, वो थे लोक नायक छत्रपति साहू जी महाराज। उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना 26 जुलाई 1902 में करवाई गई थी। उसमें दलित और पिछड़े जो थे इंसान लोग, उनको सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया गया था। अब इसमें अब यही है 65% आरक्षण हो गया,
सब मिलाकर ओबीसी और दलित और SC ST वगैरह आदिवासी जनजाति और ये भी SC ST माने जाते हैं, तो उनका 65% हो गया। अब इसमें अब जाट भी बोल रहे हैं कि हमारा भी आरक्षण हो। भाई जाट तो वैसे ही भी जो अधिकतर देखा जाए तो काफी अच्छी उसमें है स्थिति में, पर कई कई ऐसे जाट हैं, कई कई ऐसे ठाकुर भी है और ब्राह्मण भी है जो है ना काफी आर्थिक तौर पे ना बहुत ही पिछड़े हुए हैं। उनको कैसे जीवन जो है ना बिता रहे हैं वो ही जानते हैं। तो हर किसी को है ना आरक्षण दे तो ये समाज क्या होगा? अब ये सोचने वाली बात है। लेकिन जो जाति जनगणना है उसका फायदा क्या होगा? अब ये सोचने वाली बात है। जो जाति जनगणना है उसका फायदा क्या होगा? ताकि जो पिछड़े वर्ग है उनको स्थिति सुधारने का मौका मिलेगा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, पढ़ाई में आरक्षण मिलेगा, शिक्षा में आरक्षण मिलेगा और कई जगह है ना उनको फायदा मिलेगा जाति जनगणना की वजह से। और उनमें भी पता लगेगा कि ठाकुरों में और कितने वो ब्राह्मणों में, वैश्यों में कितने ऐसे हैं जो आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं, तो उनका भी फायदा होगा। अब देखा जाए तो इसमें जो जनगणना है वो कौन करवाता है, कैसा है? अब ये नोडल मंत्रालय है, इसमें 10 साल बाद होता है। जो 10 साल बाद इनकी जनगणना होती है। 10 की जनगणना का संचालन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसमें कानूनी संवैधानिक प्रावधान है। जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत होता है। इस अधिनियम को बनाने हेतु जो बनाया गया था सबसे पहले वो थे भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ जो है केंद्र सरकार उसका विषय है, ये उसका है, वही करता है। ये संविधान 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 के अधीन भी है, उसमें सूचीबद्ध है। तो ये राज्यों के जो करवा सकते हैं, लेकिन उसको है ना फिर केंद्र सरकार को वो जवाब तलब करना पड़ता है, उसको फिर बताना पड़ता है। फिर जब वो कह देती है कि हाँ भाई करो, तो फिर वो जनगणना करवाता है। जैसे बिहार में करवाया, तेलंगाना में करवाया, वही फिर जनगणना अब लोगों के मन में आ रही है कि हम भी करवाएं। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं चाहती? वो ये नहीं चाहती कि भाई फिलहाल जो ये भाजपा की सरकार है वो पहले बिहार में थी विपक्षी पार्टियों में, जो मेन विपक्षी पार्टी थी उसमें तो इसने है ना कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा था। तो फिर यहाँ पर जो केंद्र में आते ही ऑब्जेक्शन मतलब कि वो डिनाई क्यों कर रही है? ये इसलिए कर रही है कि इसको है ना फिर जो श्रेय है वो विपक्षी पार्टियों को चला जाएगा। वो ये चाहती नहीं है केंद्र सरकार, जो बीजेपी है वो यही चाहती है कि भाई मैं बनाऊं और मैं ही खाऊं। तो इसलिए वो एक मौका देख रही है कि ऐसा मौका मिला जाए जिससे कि इसका श्रेय मुझे जाए, ना कि इन विपक्षी पार्टियों को। क्यों? फिर इनको तो फिर चुनाव में फायदा हो जाएगा। जैसे इस चुनाव में हुआ, लोकसभा के चुनाव में विपक्षी पार्टियों को काफी अच्छा इनकी एवरेज बढ़ी है। उसमें फिर क्या होता है, जनगणना का महत्व क्या होता है? अब महत्व जानना जरूरी है ना कि भाई क्या होता है। इसमें पहले तो यह है कि सूचना का स्रोत मिलता है। इसमें भारतीय जनगणना भारत के लोगों द्वारा उनकी विशेषताएं के बारे में जानकारी मिलती है और फिर सांख्यिकीय जानकारी मिलती है कि भाई कितनी इसमें कितने कितने वो परसेंटेज ब्राह्मण है, कितने परसेंटेज वो हिंदू मुसलमान है, कितने क्या क्या है। इससे फायदा होता है। और ओबीसी SC ST कितने हैं, तो इससे। और फिर उनका क्या होता है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं जो अभी नीति आयोग बन गया, वो नीतियां बनाने के चक्कर में है ना फिर इनका भी देखा जाता है। सारा कुछ उन्हीं का बायो डाटा निकाला जाता है, उनका ये डाटा इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसी के हिसाब से इनकी है ना योजनाएं बनाई जाती है, किसको कितना देना है, किसको कितना लेना है। ये फिर ऐसे ही है, शोधकर्ता जनसंख्या के विकास और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं और उसके अनुमान लगाने के लिए जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करते हैं। जो शोधकर्ता होते हैं जो इसके ऊपर शोध करते हैं, तो फिर वही शोध जो उनकी निकाली जाती है, जो उनका शोध पेपर निकाला जाता है, उसी के ऊपर फिर सरकार है ना अपनी नीतियां बनाती है। इससे ये फायदा होता है। और उसके बाद फिर सुशासन का जो होता है कि डाटा का प्रयोग प्रशासन, योजना,
नीति निर्माण के साथ सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए किया जाता है। और उसके बाद फिर सीमांकन, जैसे कि अब जो निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन, यानी कि वो उसको भाई ये इतना इतना जो जाट बहुल वो है क्षेत्र है, इतना दलित क्षेत्र है, इतना ये ओबीसी क्षेत्र है, इतना ये, तो उसी हिसाब से फिर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो क्या करती हैं, फिर उसी हिसाब से अपने कैंडिडेट तैयार करती है, खड़े करती हैं कि भाई यहाँ पर यादव जाता है तो वो वहाँ पर यादव ही फिर उनके कैंडिडेट मिलेंगे। ठीक है, जैसे दिल्ली विधानसभा में ये हुआ, तो जो नॉर्थ दिल्ली है वहां पर 2-3 यादव हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बादली, बलसवा और यहाँ आसपास में जितने ये इलाके हैं ये यादव बहुल इलाके हैं, और उन्हीं के फिर हिसाब से इन्होंने कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो इनको जो पार्टियों का ना फायदा होता है, मानते हैं कि भाई धर्म नहीं, जातियां नहीं माननी चाहिए, पर आपने कभी देखा है इंसान जब अपना नाम लिखता है तो उसमें नाम के साथ में फिर अपनी उपजाति भी लिखता है वो, यानी गोत्र लिखता है। क्यों भाई, क्या जरूरी है गोत्र लिखने की? ऐसे बिना नाम बिना गोत्र के तेरे पहचान नहीं होती क्या है? लेकिन जो मानसिकता है इंसान की और समाज की, वो ज्यादातर इसी जातियों के ऊपर ही आधारित है। जातियां इतनी घुस चुकी है इंसान के अंदर, समाज के अंदर, कि वो ना मिटाई नहीं जा सकती, और वो शायद मुश्किल ही है। इसका जो समाधान कुछ नहीं हो सकता। समाधान ये होगा, राजनीतिक पार्टियों का फायदा होगा, और जो अगड़े वर्ग है उनका फायदा होगा। पिछड़े वर्गों का न पहले फायदा था न अब है, वो पहले भी ऐसे थे और अब भी ऐसे ही है। हाँ, ये है काफी हद तक ना अब जो आरक्षण मिला है उसमें लोगों का ना बहुत फायदा हुआ। अब पहले की तुलना में अब देखा जाए तो लोगों का ना काफी इसमें शिक्षा में, सामाजिक साझेदारी में, राजनीतिक तौर पे और खेल के क्षेत्रों में काफी वो हुआ है। लेकिन अभी इतना नहीं हुआ कि जो जहां तक देखे शर्मा जी, वर्मा जी, चौधरी साहब, यादव साहब, ये ज्यादातर अब यादवों का तो अब बोलबाला हुआ है, नहीं पहले नहीं था इतना, तो इनका ज्यादातर अभी भी है, और शायद आगे भी कैसे रहेगा, कैसे ही रहेगी दुनिया, जैसे चलता रहेगा। फायदा लोगों का है, राजनीतिक लोगों का है, अगड़े और जो बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस वालों का है, क्योंकि वो भी है ना उसी हिसाब से है ना अपना काम करते हैं। जनगणना के आधार पर, जातीय जनगणना के आधार पर तो और भी फायदा हो जाएगा उनको, फिर और भी मौका मिलेगा कि कहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए, कितना क्या प्रोडक्शन किया जाए, कितना किसी लोगों को रोजगार दिया जाए, उसी उन लोगों को रोजगार दिया जाए जहाँ पर उनका फायदा हो। ठीक है ना, तो लोगों को ये फायदा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ओके, बाय, थैंक यू।